गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू चैनल क्लासेस बाय सचिन शर्मा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, और ये इस लेक्चर की फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बेसिक चीज़, बेसिक कंसेप्ट्स इंट्रोडक्शन पार्ट में, और उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और मिसलिनियस में जो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। It's a 24 minutes video and we are discussing just a concept. So why it is important? Why it is important to really discuss the concepts? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप एक्सरसाइज क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, और आप हो सकता है आप इस वीडियो पे ध्यान ना देके नेक्स्ट वीडियो पे मेरी चले जाए डायरेक्टली और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेटली उस वीडियो के थ्रू ऐसा नहीं होगा कि समझ में ना आए, एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, लेकिन क्योंकि आपकी कंसेप्ट सही नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज समझने में डिफिकल्टी होगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस एक्सरसाइज को समझने में, चीज़ों को। इसलिए कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट्स आर द रूट्स ऑफ द प्लांट, कंसेप्ट्स आर काइंड ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट। तो अगर रूट्स स्ट्रांग है तो प्लांट भी स्ट्रांग ही होगा। तो इसलिए आपको अपने कंसेप्ट पे रियली टाइम देना चाहिए। हर चैप्टर पे उसके कंसेप्ट्स को समझिए, नोट करिए, पॉइंट्स बनाइए और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, ताकि आपको एक्सरसाइज करते हुए स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि हम एक्चुअली में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में स्ट्रगल करते हैं, हम उसमें टाइम लगाते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि हम कभी भी उसके कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पेशेंटली आप कंसेप्ट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, और डेफिनेटली आप देखिएगा एक्सरसाइज कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर गिविंग योर पेशेंस एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। अब इनको फंक्शन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्या ये एक्चुअली में फंक्शन है? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज दैट गिव्स अस एन आउटपुट फॉर एन इनपुट और से आंसर फॉर ए क्वेश्चन। तो अगर इस टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करें तो हमारे पास साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का आंसर आता है 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री का आंसर हमारे पास 1/2 आ रहा है, साइन 45 डिग्री का आंसर हमारे पास 1/√2 आ रहा है, साइन 60 डिग्री का आंसर हमारे पास √3/2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक इनपुट रखने पे एक आउटपुट मिल रहा है, या एक क्वेश्चन रखने पे एक आंसर मिल रहा है, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1√3/2 होती है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम यूज़ करें तो हाँ, हम इनको बोल सकते हैं कि हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हमारे फंक्शन है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन का एक आंसर मिल रहा है, हमें एक इनपुट रखने पे एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, एक को आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि सर हमने यहाँ पाई क्यों रखा है? पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो आपने 30 डिग्री क्यों नहीं रखा, पाई/6 क्यों रखा है? तो स्टूडेंट्स, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो आप चैप्टर कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप जो भी एंगल देखेंगे वो सब डिग्री की फॉर्म में नहीं होंगे, वो सारे एंगल आपके पाई की फॉर्म में होंगे पूरे चैप्टर पे। तो आपको डिग्री की फॉर्म नहीं मिलेगी, आपको पाई की फॉर्म ही मिलेगी। और पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। सो 180/6 इज 30 डिग्री। सो 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 1/2। ठीक है, पाई मतलब पाई 180, सो 180/4 इज 45, तो साइन 45 डिग्री इज 1/√2। ठीक है, एंड पाई 180/3 इज 60, सो साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फंक्शन है। ठीक है, अब आके देखते हैं कि किस तरीके के फंक्शंस है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये पीरियोडिक फंक्शंस है, इनको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, आपके पास cos π/4, cos 9π/4 एंड cos 17π/4, इन तीनों का ही आंसर 1/√2 आएगा। ठीक है, cos π/4 दैट इज 45 डिग्री, cos 9π/4, cos 17π/4, इन सब का आंसर 1/√2 आ रहा है। यानी कि जो आंसर हमें साइन π/6 पे मिला था 1/2, वो सिर्फ साइन 30 डिग्री पे ही नहीं मिलेगा, वो बहुत सारे ऐसे एंगल पे भी कुछ अलग, कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आंसर्स को रिपीट करते रहते हैं। वो एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं देते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन का सेम आंसर देते हैं। तो इसीलिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ समझनी ज़रूरी भी है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो चलिए मैं आपके सामने cos x का ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने cos x का ग्राफ है। ठीक है, ये है आपके सामने x एक्सिस, ये है आपके सामने y एक्सिस। y एक्सिस पे जो वैल्यूज़ है वो -1 और 1 है, क्योंकि जो आपके पास वैल्यूज़ आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos x की, वो -1 और 1 के बीच में ही होती है, इसलिए यहाँ पे आंसर -1 और 1 ही है। और ये जो आपके सामने x एक्सिस पे देख रहे हैं, ये सारे एंगल है। ठीक है, तो एंगल आप कोई भी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं। आप 90, 180, 270, 300, 315, -315, -360, ये सारे एंगल निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो ग्राफ है सिर्फ इतना सा ही नहीं है, ये आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा और पीछे भी इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ इस cos x के ग्राफ के थ्रू कि हाँ एक्चुअली में हमारा cos x पीरियोडिक फंक्शन क्यों कैसे है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो ग्राफ का पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपका ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। cos x यानी कि x की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो देखिए यहाँ पे cos 0 x की वैल्यू 0 रखने पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो आपके यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। फिर cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 1। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 0। फिर cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या आई, -1। cos पाई बाई 2 इज 90, 90 इंटू 3 इज 270, तो 270 डिग्री की वैल्यू क्या आई, 0। फिर cos 2 पाई की वैल्यू क्या हुई, अगेन 1। तो देखिए वही वैल्यू मिली हमें जो cos 0 पे थी। जो cos 0 डिग्री पे 1 आ रहा था आंसर, वही आंसर हमें cos 360 डिग्री पे ही मिल रहा है। तो और यही आंसर हमें माइनस cos 360 पे ही मिलेगा। तो देखिए सेम आंसर हमें इन तीनों एंगल पे मिला है, cos 0 डिग्री पे, cos 360 डिग्री पे, cos माइनस 360 डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ को आगे चलाते जाएंगे तो सेम आंसर हमें आगे भी मिलेगा। इसलिए हम इस cos x को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे cos 180 डिग्री, cos माइनस 180 डिग्री, इन दोनों का ही आंसर -1 है। अगर आप यहाँ देखें cos पाई बाई 2 यानी कि 90, cos 270, cos माइनस 90, cos माइनस 270, इन सब का आंसर 0 डिग्री है। तो इसीलिए हम cos x को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज आपके पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि ये आपके वैल्यूज को रिपीट करते रहते हैं, आपके आंसर्स को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, so here we are getting the same value of cos 0, cos 2 pi, cos minus 2 pi as 1. Similarly, we are getting the same value for cos 90, cos 270, cos minus 90, cos minus 270 as 0. So that's why cos x is a periodic function and other also. Next, अभी आपके सामने sin x का ग्राफ है। तो देखिए sin x के ग्राफ में भी सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पे भी आपको देखिए, अच्छा sin x का ग्राफ यहाँ से इस तरीके से क्यों बना है उसका मैं रीज़न देता हूँ, क्योंकि sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो ये ग्राफ इसीलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है। साइन 0 पे 0 यानी कि x पे 0 रखने पे y भी आंसर 0 ही आ रहा है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का आंसर 0 ही होता है। साइन 90 का आंसर क्या होता है, साइन 90 का आंसर 1 होता है। ठीक है, फिर साइन 180 पे अगेन 0 हो गया, साइन 270 पे आंसर -1 आ गया, साइन 2 पाई पे आंसर 0 आ गया। तो देखिए आगे वापस वही आंसर हमें मिल गया जो पाई पे था। साइन 0 पे भी आंसर 0 था, साइन 180 पे भी आंसर 0 था, साइन 360 पे भी आंसर 0 है। सिमिलरली साइन -180 पे भी आंसर 0 आएगा, साइन -360 पे भी आंसर 0 आएगा। तो देखिए सेम आंसर मिल रहा है हमें। ये पाई बाई 2 पे जो मिला था 1, वो -270 पे भी है। ठीक है, ये +270 पे जो आंसर -1 मिला था वो -90 पे भी है। ठीक है, तो ये सेम आंसर मिल रहा है, इसलिए हम sin x को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अभी आपको चीज़ें और समझ में आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं जैसे जैसे आपके सामने चीज़ें और लेकर आऊँगा तो आपको और चीज़ें बेटर समझ में आएगी। तो देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। हमारा जो चैप्टर है एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये पीछे की जो स्टोरी समझाइए आपको बैक स्टोरी समझाइए, ताकि थोड़ा सा आपको इनिशियली आइडिया मिल जाए कि ये फंक्शन किस तरीके के होते हैं, इनका ग्राफ कैसे बनता है। अब इन्वर्स फंक्शन, हमारा जो चैप्टर 2 है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, तो इन्वर्स फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है कि अगर आप उस ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो उस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी, वो उस ग्राफ को एक लाइन कई जगह कट नहीं करेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसको, क्योंकि इनकी वर्ड्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप उस ग्राफ पे बना रहे हैं तो वो लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगी, कहीं और कट नहीं करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इन्वर्स फंक्शन है, अगर ऐसा नहीं हो रहा यानी कि मल्टीपल जगह पे कट करा है उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने एक ही लाइन ने, तो इन्वर्स फंक्शन नहीं है। अभी आपको प्रूव भी करके दिखा हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई है मैंने आपको। नेक्स्ट एक और कंडीशन है, इन्वर्स फंक्शन इज वन विच गिव्स वन आंसर टू वन क्वेश्चन। देखिए अभी क्या हो रहा था, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो पीरियोडिक फंक्शन थे, वो हमें एक ही आंसर बहुत सारे क्वेश्चन पे दे रहे थे। बट इन्वर्स फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, आपको एक ही आंसर एक ही क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन चेंज करा, आंसर चेंज हो गया। ठीक है, सो वी विल नॉट गेट मल्टीपल आंसर्स टू वन क्वेश्चन, वी विल नॉट गेट मल्टीपल क्वेश्चन फॉर वन आंसर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक ही क्वेश्चन पे एक ही आंसर आएगा। सो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो एक इन्वर्स फंक्शन है। तो हम चेक करते हैं आगे। तो देखिए ये आपके सामने है cos x का ग्राफ, और cos x के ग्राफ पे मैंने आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस cos x के ग्राफ को कई जगह पे कट करा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर अगेन यहाँ पे, और इस तरीके से आगे भी कट करेगी अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
तो अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर बनाए या नीचे बनाए ऐसा ही होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये पीरियोडिक फंक्शन cos x इन्वर्स फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सेम मिल रहे हैं। जैसे cos 0 पे भी 1 आ रहा था, सॉरी हाँ cos 0 पे भी आंसर 1 आया था, cos 360 पे भी आंसर 1 आया था, cos -360 पे भी आंसर 1 आया था। तो एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं मिल रहा है हमें बहुत सारे क्वेश्चन के एक ही आंसर मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये cos x जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। लेकिन चैप्टर 2 है, अभी चैप्टर 2 आपको पढ़ना है और वहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जब इन्वर्स नहीं है तो फिर इसको चैप्टर को हम चेक करेंगे कैसे, इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे कैसे, तो वो भी हमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, साइन एक्स के ग्राफ में भी देखिए साइन एक्स इन्वर्स फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और यहाँ पे भी आपको मल्टीपल क्वेश्चंस का एक ही आंसर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। अब ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब हम कॉस एक्स से कॉस इनवर्स एक्स पे कैसे जाए, हम कॉस एक्स से कॉस इनवर्स एक्स पे कैसे जाए, हम इस कॉस एक्स को इनवर्स फंक्शन कैसे बनाए, क्योंकि हमें बनाना है उसको। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये आपके सामने कॉस एक्स का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ से लेके 1 से लेके पाई, आप 1 से लेके पाई तक का जो ग्राफ है ये लाइन है, इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, और मैंने इसको देखिए यहाँ पे आपके साइड में 1 से लेके पाई तक आपके सामने ये अलग कर लिया मैंने इसको। मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि अगर इस पार्ट में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, तो उसने उस हॉरिजॉन्टल लाइन ने उस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करा है। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने उस ग्राफ का सिर्फ छोटा सा पार्ट ले लिया है और उसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया है। और जब सेपरेट करा तो मैंने देखा कि हाँ वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है उस पार्ट के लिए सिर्फ। ठीक है, तो उस पार्ट के लिए वो इन्वर्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर भी एक ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अब मैंने क्या करा, अच्छा अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि जो इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। ठीक है, तो अगर टू का इनवर्स निकालना है तो आप उसको बोलोगे 1/2, 3 का इनवर्स निकालना है तो आप उसको बोलोगे 1/3, क्योंकि 3 × 1/3 इज 1, 2 × 1/2 इज 1। क्योंकि आंसर इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। 3 का उल्टा 1/3, 2 का उल्टा 1/2। तो इनवर्स फंक्शन में क्या हो रहा है, आप cos x का cos इनवर्स x कर रहे हो तो वो मतलब फंक्शन को उल्टा कर रहे हो। तो फंक्शन को जब आप उल्टा करोगे तो उसका ग्राफ भी तो उल्टा होएगा ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपके सामने है ये है cos इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इस पार्ट को, ये जो मैंने पार्ट कट किया था इसको मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा करने का मतलब है कि जो x एक्सिस था वो आपका y एक्सिस बन गया है, और जो आपका y एक्सिस था वो आपका x एक्सिस बन गया है। जो आपका x एक्सिस था, ध्यान से देखिए, वो y एक्सिस बन गया है, और जो आपका y एक्सिस था वो आपका क्या बन गया, x एक्सिस बन गया है। और ये जो है आपके सामने स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने cos इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, ये देखिए ये जो cos इनवर्स x का मैंने ग्राफ जो बनाया है आपके सामने, ये उसी cos x के ग्राफ को लेके बनाया है। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज आपको काफ़ी यूजफुल होगी आगे एक्सरसाइज को समझने में, तो यहाँ से आपका पार्ट एक्सरसाइज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन और रेंज क्या होती है, तो डोमेन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ है वो डोमेन बोला जाता है, और जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो रेंज बोली जाती है। तो पीछे अगर मैं कॉस एक्स का ग्राफ देखूँ तो कॉस एक्स के ग्राफ में जो रेंज थी वो -1 और 1 थी, लेकिन जो डोमेन था वो सारे एंगल्स थे, जिसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सब सारे एंगल्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब। लेकिन इनवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन हुआ वो क्या हुआ, डोमेन हुआ -1 और 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो आंसर होता है, जो वैल्यूज होती है वो डोमेन होता है। और रेंज क्या हुई, रेंज हुई आपकी 0 से लेके पाई, क्योंकि आपने जो ग्राफ लिया था वो 0 से लेके पाई के लिए बीच में लिया था। ये देखिए यहाँ पे 0 था और यहाँ पे आगे जाके ये पाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर 0 से लेके पाई आ रहा है, 0 से लेके पाई तक का ग्राफ लिया है। तो यानी कि जो रेंज हुई, जो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज हुई वो क्या होगी, 0 से लेके पाई होगी। यानी कि जो आपका आंसर आना चाहिए, हमेशा आपको हर एंगल नहीं मिलेगा। कॉस इनवर्स एक्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 0 से लेके पाई के बीच में ही एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपका जो आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स वो 0 से लेके पाई के बीच में ही आना चाहिए। हाँ, 0 और पाई भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट्स लगाए स्टूडेंट्स वो लगाए क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 0 और पाई भी आंसर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने समझा है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ।
अब मैं आपको समझाता हूँ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स, ये साइन एक्स का ग्राफ था। अब साइन एक्स इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ये वाला पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट उसका ले लेंगे, अलग कर देंगे। और अलग कर दिया हमने, और उसको जब उल्टा कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने नजर आएगा। तो ये देखिए वाई एक्सिस तो था, वो एक्स एक्सिस बन गया है, और जो एक्स एक्सिस था स्टूडेंट्स वो वाई एक्सिस बन गया है। और हमारी जो रेंज हुई, रेंज क्या है स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के लिए, वो है -π/2 से π/2, क्योंकि जो हमने ग्राफ कट किया वो सिर्फ -π/2 से लेके π/2 के बीच तक का कट किया है। तो रेंज जो हुई स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स के लिए वो -π/2 से π/2 हुई, और जो डोमेन हुआ वो -1 और 1। आपको डोमेन याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ रेंज याद रखनी है। जैसे पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी, 0 से लेके पाई, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2, यानी कि जो आपका आंसर आना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का वो -π/2 और π/2 के बीच में आना चाहिए। हाँ, -π/2 π/2 भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं बाकी सारे फंक्शंस की भी रेंज। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स की रेंज मैंने आपको अभी बताई, -π/2 और π/2 होती है। अब हम देखते हैं tan इनवर्स की रेंज। tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, तो tan इनवर्स एक्स की रेंज वही है जो साइन इनवर्स की रेंज है। ये रेंज जो आपको याद करनी है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेंज के बेसिस पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रेंज याद करनी जरूरी है। ठीक है, और ये रेंज याद करना बहुत ही आसान है, मैं आपको तो तरीका बता रहा हूँ। देखिए साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। tan इनवर्स की रेंज वही है जो साइन इनवर्स की रेंज है, लेकिन बस ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। ब्रैकेट क्या है, आपने जो क्लोज ब्रैकेट थे आपने उसको ओपन ब्रैकेट कर दिया है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स एक्स के लिए -π/2 और π/2 आंसर का पार्ट नहीं होंगे, यानी कि -π/2 और π/2 के बीच का आंसर tan इनवर्स की रेंज का पार्ट है, लेकिन -π/2 और π/2 आंसर का पार्ट नहीं हो सकते tan इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, ये फर्क होता है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों भी आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज जो है ये कंसिडर नहीं हो सकती। तो जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है वही tan इनवर्स की रेंज है, बस ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। अब आगे कॉस इनवर्स की रेंज। कॉस इनवर्स की रेंज अभी आपने देखी 0 से लेके पाई। ठीक है, नाउ कॉट इनवर्स की रेंज। कॉट इनवर्स की रेंज वही है जो कॉस इनवर्स की है, बस ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हम बात करते हैं कॉसेक इनवर्स की रेंज। कॉसेक इनवर्स की रेंज वही है जो साइन इनवर्स की रेंज थी, बस 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो 0 को हमने हटा दिया, यानी कि -π/2 और π/2 हो सकता है आंसर, और इसके बीच का भी आंसर आ सकता है, लेकिन बीच में क्योंकि 0 आ रहा है, देखिए -90 और 90 के बीच में आंसर 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं ले सकते आप कॉसेक इनवर्स के लिए, तो आपने कॉस 0 को हटा दिया। और सेक इनवर्स की रेंज क्या है, सेक इनवर्स की रेंज वही है जो कॉस इनवर्स की रेंज है, बस आपको 0 से 180 के बीच में जो 90 आ रहा है बीच में वो 90 हटाना है। तो बहुत आसान तरीका है। आप साइन इनवर्स की रेंज आपने याद करी, साइन इनवर्स की रेंज के बेसिस पे tan इनवर्स की रेंज याद हो गई, ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, tan इनवर्स की रेंज मिल गई। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स की रेंज आपने याद कर रखी है 0 से पाई। कॉट इनवर्स की रेंज वही है जो कॉस इनवर्स की है, बस ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। फिर कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या है, जो साइन इनवर्स की है, बस 0 हटा दीजिए। और सेक इनवर्स की रेंज वही है जो कॉस इनवर्स की है, बस π/2 हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज याद करी है। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था स्टूडेंट्स, आपको एंगल गिवन होता था और आपको उसकी वैल्यू निकालनी होती थी। लाइक साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको 1/√2 पता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब उल्टा। उल्टा करने का मतलब है यहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन होगी और आपको एंगल निकालना होगा, और एंगल जो है स्टूडेंट्स वो आपका उस रेंज के बीच में आना चाहिए। यानी कि एंगल के ध्यान रखते हुए आप एंगल आपको बिल्कुल ध्यान से निकालना है। एंगल आपका वही आना चाहिए जो आपने पीछे डिस्कस किया है, रेंज के बीच में, रेंज में ही आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, आपको एंगल गिवन होता था, डिग्री निकालनी, मतलब एंगल गिवन होता था, आपको वैल्यू निकालनी होती थी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स आपको वैल्यू गिवन होगी, आपको एंगल निकालना होगा, उल्टा करना होगा। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में और क्या फर्क है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि जो डोमेन हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री का वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज हुआ करती थी ट्रिग्नोमेट्री की वो डोमेन बन जाएगा। यानी कि जो एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस बन गया, और जो वाई एक्सिस था वो एक्स एक्सिस बन गया। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्री यू कैन फाइंड एनी एंगल, बट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वी हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द ग्राफ सो द एंगल इज रिस्ट्रिक्टेड। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल निकाल सकते थे, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने एक ग्राफ का छोटा सा हिस्सा लिया है, तो वही एंगल आएगा जो उस रेंज के बीच में है, वही एंगल निकाल सकते हैं। वो एंगल उसी के बीच में आना चाहिए, कोई और एंगल नहीं आ सकता आंसर का पार्ट।
चलिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स वैल्यूज़। अगर आपको वैल्यूज़ आती है तो बहुत आसान है आपके लिए, पर अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है और आपको याद करने में परेशानी होती है तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। वैल्यूज़ का मतलब है कि जो साइन 1/30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, वो कुछ स्टूडेंट्स को याद नहीं होती है, तो उसको याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको एक तरीका याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे ऊपर 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया, 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया, और उसके नीचे लिखा मैंने साइन से स्टार्ट करेंगे, √0, √1, √2, √3, √4, तो √0 से लेके √4 तक लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 0, 30, 45, 60, 90 और उसके नीचे √0, √1, √2, √3 एंड √4। अब इस रो को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? √2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 2 से। ठीक है, तो जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाली रो को, तो देखिए क्या आंसर आपके पास आएंगे। तो √0 का मतलब 0, तो 0/2 इज 0। ठीक है, √1 इज 1, सो 1/2 इज 1/2। √2 अपॉन में 2, क्योंकि आपने इसको 2 से डिवाइड किया है, तो √2/2। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको आप क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला √2 नीचे वाला √2 से कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया? 1/√2। तो 1/√2 आपका 45 डिग्री का आंसर होता है। नाउ आपने √3 को डिवाइड किया 2 से, तो आपके पास आंसर आ गया √3/2। नेक्स्ट √4 का मतलब क्या हुआ? 2, एंड 2 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1। अब देखिए अगर आप चेक करेंगे तो यही आंसर होते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज के। तो साइन 0 डिग्री का आंसर 0 ही होता है, साइन 30 डिग्री का आंसर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का आंसर 1/√2 होता है, एंड साइन 60 डिग्री का आंसर √3/2 होता है, एंड साइन 90 डिग्री का आंसर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ याद नहीं करा है, बस मैंने क्या करा, ऊपर सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिखा, उसके बाद √0, √1, √2, √3, √4 लिखा, और उस पूरी रो को मैंने 2 से डिवाइड किया और मेरे पास ये आंसर आ गए। अब कॉस के लिए सिंपल है, जो साइन के आंसर थे उन्हीं को उल्टा करके लिख दीजिए, तो वो आपके पास कॉस के आंसर आ जाएंगे। उल्टा करने का मतलब है कि देखिए जो सबसे एंड का आंसर है वो सबसे पहला आंसर बनेगा, और जो सबसे पहला आंसर था वो सबसे एंड का आंसर बनेगा। तो 1 को आपने पहले लिखा, 0 को लास्ट में लिख दिया, √3/2 को फिर 1 के बाद, 1/2 को फिर सेकेंड लास्ट, और 1/√2 एक साथ। ठीक है, चूंकि ये मिडल में है, मिडल वाला मिडल में ही आएगा। तो देखिए यही वैल्यूज cos 0 की होती है, cos 30 की होती है, cos 45 की होती है, cos 60 की होती है, cos 90 की होती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने साइन और cos की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास है 10 की वैल्यू निकालनी है। 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए 10 क्या होता है आपका? 10 होता है साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस जब आप करेंगे तो 0/1 क्या होगा? 0। 0/1 क्या होगा? 0, क्योंकि 10 साइन बाय कॉस होता है। तो 1/2 अपॉन में √3/2, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2, तो आंसर क्या बचेगा? 1/√3 बच जाएगा। यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा? √3, एंड 1/0 इज इन्फिनिटी। यही आंसर आपके 10 के होते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने साइन कॉस 10 के आंसर निकाल लिए। अब अगर आपको किसी और का आंसर चाहिए, लाइक कॉसेक का आंसर चाहिए या सेक का चाहिए, 10 का चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। और कॉट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल। तो अगर आप मान लीजिए आपको कॉट 60 की वैल्यू चाहिए, तो कॉट 60 मतलब 10 60 का उल्टा, तो 10 60 क्या है? √3, तो कॉट 60 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3। ठीक है, मान लीजिए आपको सेक 60 चाहिए, तो सेक 60 मतलब कॉस 60 का उल्टा, तो कॉस 60 क्या था? 1/2, तो कॉस 60 का 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2, तो बस सेक 60 मिल गया आपको। ठीक है, आपको मान लीजिए चाहिए साइन 30, नहीं कॉसेक 30 चाहिए, तो कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा मतलब 2, तो ये आपका कॉसेक 30 का आंसर आ गया। तो देखिए इस तरीके से हम सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपको वैल्यूज याद रखने का। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हुए, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या चीज़ें हैं वो? एक तो है वैल्यूज जो मैंने आपको अभी समझाई, फिर सेकंड है रेंज जो मैंने आपको इससे पहले डिस्कस करी थी, फिर है आपका ASTC जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अगर आपको भूल गए हैं तो मैं थोड़ा सा आपको उसका समझा दूंगा, पर डिटेल में समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि वो एक छोटा सा पार्ट है। तो हाँ, मैं थोड़ा सा उसको कंसाइज फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट पार्ट है आपको जो इस एक्सरसाइज को करने के लिए चाहिए, वो फॉर्मूले। तो फॉर्मूले जब जहाँ पे ज़रूरत होगी वो फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए
तो हम स्टार्ट करते एक्सरसाइज 2.1।